हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके समक्ष बात करने वाले हैं जो दुनिया को हर तरीके से अस्थिर किया हुआ है पिछले 40 दिन से भी ज्यादा। समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच जो वार चल रहा है हाल में, उसे लेकर के ट्रंप ने सीज फायर को लेकर के जो बात कही है, और इसमें अमेरिका और ईरान के बीच जो मध्यस्थता को लेकर के पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है, वो वार्ता कैसे बेनतीजा जा रही, इसमें क्यों ट्रंप दे रहे हैं ईरान को वेनेजुएला जैसा करने की धमकी, क्यों इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं, क्या ईरान का इसमें रोल है, ईरान क्यों झुकने के लिए तैयार नहीं है, सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा। इस वार्ता को इस्लामिक टॉक के नाम पर नाम दिया गया कि भाई ये इस्लामाबाद टॉक रखा गया है। आप सबको पता है पाकिस्तान इसमें भूमिका निभा रहा है। दुनिया में भूमिका अमेरिका निभाता है और खुद अमेरिका के बीच में पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है। आपको पता ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो भारत पाकिस्तान के बीच भूमिका निभाने की बात सीज फायर में किसने करी थी? यूएसए ने। और आज वो दिन उल्टा आ गया है जिसमें पाकिस्तान क्या कर रहा है, बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। और ये वार्ता कैसे रही बेनतीजा, इस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, जानना बहुत जरूरी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे इस्लामाबाद टॉक के नाम से, ये पाकिस्तान का राजधानी है। ध्यान रखना कहां पड़ता है ये, पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थता निभा रहा है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान में ही होगा। आप सबको पता है जैसे ही ट्रंप ने 2 दिन पहले यह बात कही थी कि भाई सीज फायर को लेकर के यूएसए और ईरान के बीच वार्ता होने वाली है, बाजार ठंडा हो गया। और बाजार जो अस्थिरता पर चल रहा था, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे दुनिया के आयात निर्यात हो, जो बुरी तरीके से ध्वस्त पड़े थे, जो महंगाई की मार झेल रहे थे, उन सब के बीच में एक पॉजिटिव खबर, एक अच्छी खबर सुनने को मिली थी। जहां देशों में बेरोजगारी फैल गई थी, जहां महंगाई चरम पर आ गई थी, हर देश में जो आम जीवन था वो क्या हो रहा था, पिछले 40 दिनों से त्रस्त हो रहा था। शेयर मार्केट तो इस तरीके से धड़ाम गिर गई, मान के चलिए कई कंपनियां अपने अस्तित्व को ही क्या कर चुकी थी, गवा चुकी थी। वहीं तेल को लेकर के किल्लत, वहीं गैस को लेकर के आपको पता है आमतौर पर आजकल गैस का बड़ा प्रयोग हो गया है। जो घरेलू गैस है, बड़े ही स्तर पर देशों में क्या देखने को मिल रही थी, उसकी शॉर्टेज। इंडिया में भी बड़े स्तर पर इसका प्रभाव गैस के रूप में, ईंधन के रूप में और आयात निर्यात के रूप में, क्योंकि इंडिया जो है खाड़ी देशों के साथ केवल तेल का आयात ही नहीं करता, साथ ही साथ अपने बहुत सारे वस्तुओं का क्या करता है, निर्यात करता है। तो भारत भी आयात और निर्यात की दृष्टि से इसमें क्या था, बुरी तरीके से प्रभावित था। भारत का फॉरेन रिजर्व संकट में था, भारत का रुपया भी डॉलर के मुकाबले धड़ाम से नीचे गिरता लगातार जा रहा था। अब बात करते हैं सबसे पहले कि भाई ये विवाद किस क्षेत्र का है। तो आप दुनिया के मैप पर जब इसे देखोगे तो साफ तौर पर आपको यह बोलना पड़ेगा कि ये जो विवाद है वो पश्चिमी एशिया को लेकर के, और ये आप अमेरिका देख रहे हो, यही भूमध्य सागर के पास आप क्या देख रहे हो भाई, यही आप इजराइल देख रहे हो, ठीक है ना। तो ईरान कहां पड़ता है, तो विश्व मैप में ईरान आपको यह दिखाई देगा जो फारस की खाड़ी और भैया अदन की खाड़ी, अरब सागर के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। यही बात करेंगे जो पिछले 40 दिन से लगातार चर्चा में है, हॉर्मुज जल संधि के बारे में, इंडिया के संदर्भ में भी डिस्कशन करेंगे। देखते हैं इसके बाद के भाई ये हॉर्मुज जल संधि कहां है, तो सब लोग देख लेना, ये ईरान है। हॉर्मुज जल संधि पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है, तो एक तरफा अधिकार आपको ईरान का दिखाई देता है, और ईरान ही यहां शासकीय तौर पर भाई क्या है, अपना आधिपत्य तो बनाए बैठा है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे उसके दूसरी तरफ आपको ओमान और यूएई दिखाई देते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ अन्य कंट्री भी है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ठीक है ना, और ये सऊदी अरेबिया है। ये भी यहां इस जो अभी युद्ध चल रहा है उससे क्या है, प्रभावित हैं, ठीक है ना। ये अरब सागर है, बीच में पार्सियन गल्फ है, फारस की खाड़ी जिसे बोलते हैं, और इन्हीं के बीच में आपको ये दिखाई दे रही होगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इसे और क्लियर तरीके से आप देखोगे
तो यहां आपको मैप में एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि भाई ये ओमान है, ये यूएई है, और यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के साथ साथ अगर मैं यहां बात करूं तो देखो कई छोटे छोटे अन्य कंट्री भी हैं, जैसे यूएई है, ओमान है, ठीक है ना, सऊदी अरब है, इसके नीचे यमन भी है, कतर भी है, ठीक है ना, बहरीन भी है, साथ ही साथ ऊपर इराक भी मिलेगा। ये सब आपको यहां दिखाई देंगे। दुनिया की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चे ईंधन का भाई उत्पादन कहां से होता है? फारस की खाड़ी से। ये अगर बंद कर दिया जाए तो ईंधन के लिए दुनिया में क्या पड़ जाती है? समस्या क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि भाई विवाद क्या है, आप सबको पता है भाई विवाद ये है, अगर संक्षेप में थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं आपको, अमेरिका और ईरान के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, और ईरान में शिया जो मुस्लिम है उनकी संख्या क्या है? बड़े पैमाने पर है। इसीलिए सुन्नी जो मुसलमान है, आसपास के जो कंट्री हैं जैसे सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है, कतर है, ये किसका सहयोग करते हैं? ये भैया अमेरिका का सपोर्ट करते हैं। इसने इन्होंने अपने यहां पे अमेरिका के एयरबेस को भी क्या दे रखी है? जगह दे रखी है ईरान को घेरने के लिए। अमेरिका की चाल आपको पता ही है, अमेरिका हमेशा अपने को वर्ल्ड ऑर्डर में सुप्रीम पावर रखना चाहता है। इस मध्य क्रम में वो देशों को क्या करता रहता? तबाह करता रहता, परेशान करता रहता। आपको पता है सीरिया का एग्जाम्पल आप ले लो, इराक का एग्जाम्पल ले लो, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लो। जहां भी अमेरिका जाता है बुरी तरीके से उस देश को गिरा करके उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करके छोड़ता है, ठीक है ना। यही अमेरिका ने सोचा कि ईरान को भी वो क्या कर देंगे, इसी तरीके से ईरान को गिरा देंगे, लेकिन ऐसा करने में अमेरिका कामयाब नहीं हो पा रहा। विवाद किस बात का है? विवाद वर्षों से इस बात को लेकर के चला आ रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान जो है अपने यहां परमाणु हथियारों को ना बनाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने यहां परमाणु से जो इनरिचमेंट जो यूरेनियम है उससे क्या ना बनाए? बिजली ना बनाए, क्योंकि वो बिजली के चक्कर में किसका प्रयोग करेगा भैया? हथियार, परमाणु हथियार को भी बनाने का क्या करेगा? प्रयोग करेगा, ठीक है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यही विवाद इस बार जब उठा तो ये लंबे समय तक चलता ही रहा, और 40 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है। विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी जब हम बात करेंगे तो वो इस बात को लेकर के करेंगे कि भाई हाल ही में ट्रंप ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था कि भाई यूएसए और ईरान के बीच क्या होगी? शांति वार्ता होगी, सीज फायर होगा, जिसमें कौन? पाकिस्तान ने साफ बोला था, पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता निभाने की कोशिश कर रहा है। और ये बैठक कहां पे होगी? ये बैठक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, और इसी को लेकर के ईरान के डेलीगेशन और अमेरिका के मतलब अन्य अधिकारी जो हैं कहां इकट्ठे हुए? इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए। लेकिन टॉपिक कहां जाके स्टार्ट होता है कि ये जो वार्ता हुई पाकिस्तान में वो कैसी रही? बेनतीजा रही। आप देख रहे होंगे एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर, एक तरफ आसिर मुनीर है तो एक तरफ आपको देख ही रहे होंगे, एक तरफ है वही ट्रॉफी चोर, जो क्या आपको नाम पता ही होगा, जो इंडिया की ट्रॉफी को क्या कर ले गए थे? चुरा ले गए थे, ठीक है ना। अब बात आती है यहां पे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता नहीं बन पाई? ये मैटर क्या था, ठीक है ना, जिसमें जेंडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि हम वापस अमेरिका लौट रहे हैं, और अमेरिका को तो इससे लॉस हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा लॉस ईरान को होने वाला है। इस बात को ईरान आगे के लिए याद रखेगा। ऐसा कुछ बयान दिया था अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनिशियली कि भाई जैसे ही इस्लामाबाद में बैठक का समय आया तो ईरान की ओर से डेलीगेशन आया, जिसमें 70 लोगों के करीब साथ में आए थे, पत्रकार वगैरह अन्य मतलब हर तरीके के लोग साथ में आए थे। और ये आप यहां देख रहे होंगे, इसमें नेतृत्व अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मोहम्मद बागेर गालिबाग कर रहे थे, जो ईरानी संसद के स्पीकर थे, ठीक है ना। और ये जो मुस्तफा खामनेई थे उनके काफी करीबी माने जाते हैं, और इन्होंने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव भी 3 बार चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन जीते नहीं है। लेकिन कुल मिला के कह सकते हो कि भाई ये क्या है? ये खामनेई जो शहीद हो गए हैं इस वॉर में, ठीक है ना, उस वजह से ही वॉर और ज्यादा क्या पकड़ गया है, और ज्यादा अपनी स्पीड को पकड़ गया है। ईरान हार मानने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उन्होंने साफ बोला था, वैसे उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के भले के लिए अमेरिका के साथ बात करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका एक धोखेबाज कंट्री है, इसका इतिहास रहा है
ये बीच में वॉर को अपनी रणनीति के लिए क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है, युद्ध विराम, युद्ध की स्थिति को क्या करता है, ये फॉलो करता है, लेकिन फिर भी दुनिया के भले के लिए हम क्या करते हैं, वार्ता के लिए तैयार है। और यहां इनका आप देख रहे होंगे स्वागत करने के लिए वहां के सेना प्रमुख मुनीर, ठीक है ना, और साथ ही साथ आप अन्य अधिकारी, अन्य मंत्रियों को भी यहां देखते हुए नजर मिलेंगे। दूसरी ओर यहां ईरान की ओर से एक महत्वपूर्ण बात क्या देखने को मिली कि अमेरिका ने ईरान के मिनाब शहर पर सीधा क्या किया था, अटैक किया था, जिसमें एक गर्ल्स जो स्कूल था वहां पर 168 स्टाफ और बच्चों की क्या हुई थी, जो लड़कियों का स्कूल था उसमें 168 बच्चों की हत्या हुई थी। तो उस बात को लेकर के साथ में आया है, इस जहाज का नाम भी मिनाब 168 रखा है, और बोला है कि हम जा तो रहे हैं उस हत्यारे के साथ बात करके, लेकिन उसको ये भी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम उन बच्चों को साथ में लेके आए, उनको नहीं भूले। चाहते तो ये खामनेई की फोटो ला सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने साफ तौर पर यह दिखाने का प्रयास किया था कि अमेरिका किस तरीके से हमारे यहां अवैध तरीके से नरसंहार कर रहा है, हत्यारा बन रहा है, ये दुनिया को दिखाना चाह रहे थे, ठीक है ना। उसी बीच में दूसरी ओर अमेरिका से भी डेविड कुशनर, जो डोनाल्ड ट्रंप के कौन थे, दामाद थे, उनके दोस्त विटकॉफ, ये आते हैं, और उनके बाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आते हैं, जिनका स्वागत करने के लिए, जिनको पिकअप करने के लिए आसिर मुनीर आते हैं, साथ साथ अन्य अधिकारी भी आते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो बातचीत स्टार्ट होती है, 21 घंटे की लगातार बात चलती है, ठीक है ना, 21 घंटे की लगातार बात चलती है। और यह भी सुना जाता है कि उस बातचीत में अमेरिका और ईरान के जो डेलीगेशन थे वो एक दूसरे के सामने नहीं पड़े हैं, पाकिस्तान ही इधर उधर दोनों के बीच मध्यस्थता निभाता हुआ दिखाई दिया है। बातचीत तो इधर चल रही थी, उधर आप देख रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू लगातार लेबनान पर क्या कर रहे थे, वॉर कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। और उन्होंने यहां इंडिकेट भी किया था, इधर वार्ता चल रही है और उधर ये आदमी रणनीति लगा रहा है सीरिया, इराक, ईरान और यमन जैसे देशों पर अटैक करने की। और लेबनान पर तो भाई साहब, लेबनान को तो सांस ही नहीं लेने दे रहा ये आदमी सांस ही नहीं लेने दे रहा, अटैक पे अटैक किए जा रहा है। और साफ इसने बोल दिया था कि भाई जो लेबनान को लेकर के अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कोई वार्ता नहीं होगी, और वो वार्ता हमारे बिना पॉसिबल भी नहीं होगी। तो ये आदमी, एक तरफ तो बात चल रही है सीज फायर को लेकर के, और एक तरफ ये आदमी अटैक करने से पीछे नहीं हट रहा है। जबकि मैं इस आदमी की बात करूं तो इस आदमी को लेकर के देखो, साफ तौर पर आईसीजे में भी क्या चल रहा है, केस, आईसीसी में क्या चल रहा है, ट्रायल चल रहा है इस आदमी को लेकर के, क्योंकि इस आदमी ने पश्चिमी एशिया के लेबनान जैसे देश, सीरिया जैसे देश पर क्या किया, बेवजह अटैक किया है। और वहां पर आप देख रहे होंगे, देखो इनको लेकर के कई सारे चीजें यहां आपको दिखाई देंगी। देखो ये साफ तौर पर वेस्ट बैंक पर कब्जा को लेकर के, और इजराइल जो है ना धीरे धीरे जो है गाजा वगैरह में और वेस्ट बैंक वगैरह में, लेबनान वगैरह में अपने जो यहूदी हैं उनको बसाने का क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है, और बसा भी रहा है कई जगह। इसने देखो यहां साफ तौर पर लिखा है 2026 तक गाजा में 80 से 85% से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी है। संरचना को इजराइल ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और वेस्ट बैंक पर धीरे धीरे क्या कर लिया, कब्जा, और वहां से लोग क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। और उसकी इसी नीति को क्रीपिंग एनेक्शन कहा जाता है। कह रहा यहां फिलिस्तीनियों की जमीन को छीना जा रहा है। आईसीजे में क्या चल रहा है, इसको लेकर के मुकदमा भी चल रहा है। और आईसीजे ने अपने यहां पर 2024 में बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के रक्षा मंत्री योव गैलेट के खिलाफ तो वारंट भी जारी कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने इन देशों में मानवता के खिलाफ घोर अपराध किया है। वहां की बहुत सारी जनसंख्या को, लाखों की संख्या में इन्होंने वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान और को लेकर के क्या किया है, अटैक किया है। लेबनान को तो हिजबुल्लाह को लेकर के इनका लगातार क्या चल रहा है, आज भी संघर्ष चल रहा है, ठीक है ना। और देखो यहां ईरान और इजराइल ने इन देशों में भुखमरी को हथियार बनाया है, जानबूझ करके ये क्या करते हैं, यहां के देशों में आबादी के लिए भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा की आपूर्ति को क्या करते हैं, रोकते हैं, और वहां पहुंचने से वंचित करते हैं। इनको आईसीसी में लेकर के इनके ऊपर क्या चल रहा है,
मुकदमा भी चल रहा है, वारंट जारी किए जा चुके हैं, ठीक है ना। गाजा पट्टी में आपको पता हमास के हमलों को लेकर के सैन्य कार्रवाई की गई है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी चलती रहती हैं, ठीक है ना, इसको लेकर के, इजराइल को लेकर के। साथ ही साथ मैंने आपको कहा कि एक तरफ तो भैया ये एक तरफ तो इस्लामाबाद में क्या चल रही है, बैठक चल रही है, और एक तरफ ये आदमी अटैक पे अटैक किया जा रहा है और साफ तौर पर बोल रहा है कि भाई हॉर्मुज को लेकर के ट्रंप कुछ भी नहीं करेंगे, लेबनान को लेकर के ट्रंप कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी ओर ये भाई साहब भी कहां शांत रहते हैं, इन्होंने साफ संकेत दे दिया उसी समय, वार्ता कैसे पूरी हो जाए, कैसे कामयाब हो जाए। इन्होंने भी साफ तौर पर बोला था कि ईरान हॉर्मुज संधि को लेकर के हमको धमकी मत दे और चुपचाप से उसे क्या कर दे, खोल दे। हम लड़ेंगे, हम पीछे हटने के लिए, बैकअप करने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि इनकी इस बात को लेकर के साफ तौर पर ईरान के विदेश मंत्री पूर्व जो हैं, अन्य बड़े बड़े नेताओं साफ तौर पर कह दिया है कि ईरान तुम्हारे यहां नहीं आया कहने के लिए, ट्रंप खुद ही वार्ता को लेकर के पहले आए हैं। और ईरान को तो अच्छे से पहले ही पता था कि यूएसए हमेशा धोखा देता है, वो उनके तर्क पर क्या करते हैं, तर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ट्रंप ने यह भी बोला था, 2020 की बात है, आप लोग देख रहे होंगे, साफ तौर पर कहा था कि ईरान कभी युद्ध नहीं जीतता, लेकिन ईरान वार्ता में झुकता भी नहीं है। और यह बात ईरान ने भी साफ करके दिखा दी जब यह वार्ता चल रही थी, और वार्ता क्या नहीं हुई, कामयाब नहीं हुई। क्यों कामयाब नहीं हुई उस बात को हम देख लेते हैं। तो वार्ता इस बात को लेकर के कामयाब नहीं हुई, वार्ता में इजराइल अमेरिका की ओर से साफ बोला गया था कि 400 किलो जो इनरिच यूरेनियम है वो ट्रंप को दे दे, अमेरिका को बेच दे ईरान, ठीक है ना, और अपने यहां से यूरेनियम को लेकर के परमाणु बम बनाने वाला सिस्टम हमेशा के लिए क्या कर दे, खत्म कर दे। इस पर ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। दूसरी बात, ईरान ने क्या बात रखी है, ईरान ने साफ तौर पर बोला एक तो लेबनान पर इजराइल क्या कर दे, सैन्य आक्रमण करना बंद कर दे, वहां सीज फायर करे, अभी के अभी करे, तुरंत करे। और लेबनान से पीछे ईरान हटने के लिए तैयार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ईरान की जो विदेशों में संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज करा दी है, मतलब जहां ईरान व्यापार वाणिज्य को लेकर के अपना पैसा बैंकों में रखता था, वहां अमेरिका के कहने पर बैंकों ने वो पैसा क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। 27 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। ईरान ने बोला कि उस पैसे को क्या कराए, हमारे लिए क्लियर कराए, ठीक है ना, तब हम आगे क्या करेंगे, बात करेंगे और दूसरा बोला है कि अब तक जो युद्ध हुआ उसका हर्जाना की भी हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बोला 28 फरवरी से पहले जिस तरह से शिपिंग हो रही थी, सेम उसी तरह से चीजों को क्या किया जाए, रखा जाए, और हॉर्मुज जल संधि पर ईरान का मालिकाना हक दिया जाए। ईरान का जो युद्ध में लॉस हुआ है उस लॉस को लेकर के ईरान वहां से शुल्क वसूलने का क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि वो ईरान का अपना क्षेत्र है। ये बात ट्रंप के सामने रखी, ठीक है ना। तो अब इस बात को लेकर के ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। तभी 11 तारीख को फिर क्या हुआ कि ईरान के उपराष्ट्रपति जिनका नाम जेडी वेंस है वो आए और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भाई हम अमेरिका वापस जा रहे हैं, युद्ध को लेकर के कोई भी बात नहीं बन रही है, और हम जा तो रहे हैं जिसमें हमारा तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान का उससे भी ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। और इस पर मैंने आपको साफ तौर पर बताई है, ईरान के अधिकारियों ने भी साफ तौर पर बोल दिया है कि भैया हम क्या है, हमने तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा, तुम खुद ही हमसे सीज फायर की बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी वेनेजुएला जैसी। वेनेजुएला में क्या कर दिया था, उसका रास्ता रोक दिया था पानी में, और उनका तेल की सप्लाई को रोक दिया था। अब यही अब जब देखते हैं हम लोग सुएज कैनाल के आसपास के क्षेत्र में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गेराल आर्म, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो एयरक्राफ्ट और बड़े बड़े जहाज हैं उनको वहां लगा दिया, रास्ते में क्या कर दिया, लगा दिया। और ट्रंप का कहना है कि वो यहां से जब अन्य देशों की भी तेल की सप्लाई नहीं हुई तो होगी ईरान की भी नहीं, जिसमें आप सबको पता है कि ईरान इस समय बड़े स्तर पर चीन, भारत और रसिया को क्या कर रहा है, तेल का, रसिया को तो कम है लेकिन चीन और भारत को बड़े स्तर पर तेल का एक्सपोर्ट कर रहा है युद्ध में आर्थिक पैसे की भरपाई के लिए। अब एक चीज बताइए, जब यहां ट्रंप, जहां इंडिया ने यूएसए के पक्ष में अपना वक्तव्य दिया था, वहां जब ट्रंप ये रोक लगा देंगे, इससे तो इंडिया को भी क्या होगा, लॉस होगा। इंडिया का केवल तेल का आयात ही
कमजोर नहीं होगा, साथ ही साथ इंडिया जो सामान खाड़ी देशों के लिए निर्यात करता है वो भी क्या होगा, इसमें रुकावट आएगी। चाइना को लेकर के भी ट्रंप ने बोला है, तो अब इसमें ट्रंप का सीधा सीधा इंडिकेशन है कि अगर पाकिस्तान से बात नहीं बन रही, तो अगर चीन और भारत चाहते हैं कि ये रास्ता क्लियर हो, तो भाई ईरान पर क्या करें, इनडायरेक्टली रूप से कहना चाह रहे हैं कि भाई वो ईरान पर क्या लगाएं, दबाव लगाएं। फिलहाल आप सबको पता है वार्ता बेनतीजा रही है। ईरान बढ़त हासिल कर रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है इस युद्ध में। यूएसए और इजराइल, यूएसए वही ऊपर वाली धमकी ऊपर से धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास मसाला निबट चुका है युद्ध का, जबकि ईरान ने साफ कर दिया कि वो लगातार 2 साल तक इसी तरीके से क्या कर सकता है, अमेरिका से युद्ध लड़ सकता है, क्योंकि उसने अमेरिका के जो अन्य साथी थे खाड़ी के ही, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, यहां बुरी तरीके से मिसाइल दाग दाग करके इनकी हालत को क्या कर दिया, खराब कर दिया है। तो अब आगे के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी तक दोनों ही अमेरिका डेलीगेशन वापस हो चुका है, ईरान का भी लौट रहा है अपने ईरान वापस। अब आगे क्या होता है सबको पता है। फिर से एक बार हॉर्मुज जल संधि पर गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। पिछले 2 दिन से लगातार जहाजों का आवागमन खुल गया था, अब फिर वहां पर एकांत माहौल दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ इंडिकेट कर दिया है, क्योंकि जब ईरान की वार्ता चल रही थी तो वहां अरब सागर से अमेरिका ने साफ कह दिया था कि हम क्या कर रहे हैं, ईरान के द्वारा बिछाई हुई माइन को हटा रहे हैं। तब ईरान ने साफ तौर पर धमकी दी थी, आपको मैंने बताया था। उसके IRGC ने सीधे तौर पर बोला था अमेरिका धोखा दे रहा, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उसने जहाज अपने नहीं हटाए तो हमारी मिसाइलें उनका दाग दाग करके बुरा हाल कर देंगी। तो ये गर्मा गर्मी फिर से आगे बढ़ने वाली है। क्या रहेगा दुनिया का आर्थिक हाल, आपको पता ही है। अभी भी दुनिया पूरी तरीके से आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को लेकर के पूरी अस्थिर है, आगे और होने वाली है। बारीकी से डिटेल बताते रहेंगे। न्यूज कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।